अमेरिका में विस्कॉन्सिन जगह है, वहाँ पे एक फैमिली थी जहाँ पे हस्बैंड वाइफ थे, कैरोल और बिल जेनसन। इन्होंने 3 बच्चों को अडॉप्ट किया रोमानिया से। रोमानिया एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्फनेजेस थे एक टाइम पे। उसकी भी एक कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी सुनाऊंगी मैं। और वो 2 साल के थे बच्चे, और जब वो ड्राइवर के साथ उन तीनों बच्चों को लेके जा रहे थे तो बच्चे कुछ आपस में गिब्रिश सी लैंग्वेज बोल रहे थे। तो उन्होंने पूछा ड्राइवर से कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। उसने कहा कोई भाषा नहीं है, ये कोई भाषा ही नहीं है, ये बच्चे आपस में ही कम्युनिकेट करने का इन्होंने एक तरीका निकाल लिया है, कोई लैंग्वेज नहीं बोल रहे थे वो। नमस्कार, आज हम लोग एक नई सीरीज़ बना रहे हैं। ये बुक मैं खुद पढ़ रही हूँ और मुझे लगता है इतनी इंटरेस्टिंग नॉलेज ब्रेन के बारे में आज तक इससे अच्छी किसी ने नहीं दी। मतलब फिज़िकल ब्रेन हमारा जो होता है ऑलमोस्ट, इसने बताया कि 3 पाउंड के करीब होता है। इसमें जैसे रबर जेली टाइप की कंसिस्टेंसी होती है ना, हाथ में पकड़ोगे, हाँ गिलगिला जैसा, उसमें रिजेस होते हैं, उठाव और ऐसे वैली टाइप का बना होता है। तो फिज़िकल ब्रेन जब आप पकड़ते हो तब आपको समझ में आता है कि हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो इस एक जो स्ट्रक्चर है हमारे सिर में, उससे गवर्न होता है। दूसरी चीज़ ये कि हम क्या हैं, जो सवाल होता है ना, वो सब कुछ यहीं से गाइड होता है, ब्रेन से। तो ब्रेन के बारे में जानना इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इससे आप अपने बारे में समझते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, हम क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं, क्या हम लोग बेसिकली सब लोग सिमिलर होते हैं, फ्री विल क्या होती है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको जब आप ब्रेन के बारे में पढ़ते हो तो उससे भी यहाँ पे एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ब्रेन में एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो सेल्स हैं वो नंबर में बढ़ते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ब्रेन में उतने ही सेल्स होते हैं जितने कि एडल्ट्स में होते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, उन ब्रेन के बीच में कनेक्शंस, उसको साइनैप्सेस बोलते हैं। साइनैप्स बोलते हैं एक ब्रेन का सेल दूसरे ब्रेन से जहाँ कनेक्ट करता है, वो जो कनेक्शन होता है बीच का, वो साइनैप्स होता है। क्या होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, साइनैप्सेस, ये एक तरह से जैसे बिजली दौड़ रही है तो तार कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती हैं, वो एक सेल से दूसरे सेल में जाती हैं, तो वो साइनैप्स के थ्रू ट्रैवल करती हैं। जब एक बच्चा पैदा हुआ तो एक इन्फेंट के ब्रेन में उसने बताया हर सेकंड में 2 मिलियन नए कनेक्शंस बनते हैं। एवरी सेकंड में 2 मिलियन कनेक्शंस बनते हैं। और उसके बाद जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब उसके दिमाग में पता है कितने कनेक्शंस बन जाते हैं? 100 ट्रिलियन कनेक्शंस। मैं तो इमेजिन नहीं कर पाई इतना। कितना हो जाता है? 2 साल का। और उसके बाद जो वो लर्निंग शुरू होती है, वो लर्निंग फिर कैसे शुरू होती है कि जो एडल्ट के ब्रेन में है उससे डबल कनेक्शंस बन गए हैं 2 साल के बच्चे के दिमाग में। तो अब जब वो एडल्ट हुड में पहुंचता है, वो बड़ा होता है, तो मेनली क्या होगा, अब वो जो डबल नंबर ऑफ कनेक्शंस बन गए हैं, अब वो कटेंगे। जैसे झाड़ी को हम काटते छाटते हैं, हाँ, अब कनेक्शंस की काट छाट शुरू होगी। तो जो पाथवे या जो रास्ते यूज होंगे वो रास्ते स्ट्रांग होते जाएंगे, बाकी सब हटते जाएंगे। डबल कनेक्शंस डेवलप हो गए। ऐसे ब्रेन वर्क करता है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट सालों तक, बड़े होने तक हमेशा रहता है। इसीलिए अगर छोटे बच्चों को प्यार नहीं मिलता, इमोशनल कनेक्ट नहीं मिलता, बहुत छोटे बच्चों को, या जो बच्चे अनाथ आश्रम में पलते हैं, उनके ब्रेन में ऐसी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, बेसिक फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स रह जाती हैं जो बड़े होने तक पूरी नहीं होती। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में और हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस के बच्चे होते हैं, जैसे इंसान के बच्चे, सबसे ज़्यादा हेल्पलेस स्टेट में पैदा होते हैं। मतलब डॉल्फिन का बच्चा पैदा होते ही तैरने लग गया, है ना। जेब्रा का बच्चा पैदा होने के 2 घंटे बाद दौड़ने लग गया। गाय का बच्चा पैदा हुआ तो तुरंत खड़ा हो जाता है, भागने लगता है। लेकिन ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट चाहिए, बहुत सालों तक सपोर्ट चाहिए। इनफैक्ट उनके अंदर जो बेसिक रिफ्लेक्सेस होती हैं वो खाली किस चीज़ की, वो सांस ले सकते हैं, सुसु पॉटी करते हैं, दूध चूस सकते हैं, सकल कर सकते हैं, वो जो चप चप करके दूध पीते हैं, बस वो 3 4 5 उनकी कुछ ही रिफ्लेक्सेस होती हैं जो, और थोड़ी बहुत उनमें अपनी लैंग्वेज की भी रिफ्लेक्स होती है। आवाज़, जब मदर बच्चे से बात करती है तो बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं। तो
ह्यूमंस का ब्रेन फिर धीरे धीरे आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने उसके आसपास क्या चल रहा है उससे वायरिंग होती है। मतलब कनेक्शंस तो 2 साल तक बनते हैं, पहले तो ढेर सारे कनेक्शंस बनते हैं, बाद में वो कनेक्शंस कटते हैं एंड वो डिफाइन करता है कि हम कैसे ह्यूमन बीइंग्स बनते हैं। अब बाकी सारे एनिमल्स हार्ड वायर ब्रेन के साथ पैदा हुए। हार्ड वायर मतलब उनका फिक्स्ड है, इसीलिए वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि एक बर्फ़ में -48 डिग्री -50 डिग्री में लोग रह रहे हैं, रशिया में एक जगह है। तो और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो +50 डिग्री रेगिस्तान में गर्मी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। एनिमल्स नहीं कर पाएंगे। उनको अगर अजीबोगरीब एनवायरनमेंट में डाल दो तो वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स अर्थ से जाके मून पे भी चले गए, हम लोग सी में भी चले जाते हैं, हम लोग दुनिया में हर जगह हैं। इसीलिए क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो लाइव तरीके से वायरिंग करता है, उसमें लाइव कनेक्शंस बनते हैं। और ये सारे जो एनिमल्स हैं इनका ब्रेन जो है वो हार्ड वायर्ड है। तो अब बात आती है, हम बचपन से जब बड़े होते हैं तब हमारे ब्रेन में क्या होता है, हमारे ब्रेन में कनेक्शंस बनते हैं और उससे ये पता चलता है हम किस तरह के इंसान बनेंगे। ये जो एनवायरनमेंट का छोटे बच्चे की लाइफ पे असर पड़ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सारी लैंग्वेजेस के लिए सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मतलब आप उसे अगर जर्मनी में पालो तो वो जर्मन बोलना सीख जाएगा, इंडिया में पालो तो हिंदी बोलना सीख जाएगा या तमिल बोलना सीख जाएगा, या फिर किसी और लैंग्वेज वाली कंट्री में पालो तो इंग्लिश सीख जाएगा। सो जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग में कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं होती। वो धीरे धीरे जो आवाज़ें सुनता है, जो चीज़ें उसको स्टिमुलस मिलती है, उसके हिसाब से उसकी ब्रेन के कनेक्शंस बनने शुरू होते हैं। मतलब कनेक्शंस तो ढेर सारे बन चुके होते हैं, उसमें से फिर वो प्रूनिंग शुरू होती है। 1 साल तक तो बच्चे चलना सीखते हैं, 3 साल तक वो कहीं प्रॉपरली जाके बात या लैंग्वेज को यूज़ करना सीखते हैं। अगर बच्चों को एक एक्सपेक्टेड एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहाँ पे बच्चों को केयर, अफेक्शन, फिज़िकली स्टिमुलेशन, जब बच्चे को हम गोद में छूते हैं तो वो सारे अगर कनेक्शंस नहीं मिलते तो बच्चे नॉर्मल तरीके से डेवलप नहीं कर पाते। एक अमेरिका में विस्कॉन्सिन जगह है, वहाँ पे एक फैमिली थी जहाँ पे हस्बैंड वाइफ थे, कैरोल और बिल जेनसन। इन्होंने 3 बच्चों को अडॉप्ट किया रोमानिया से। रोमानिया एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्फनेजेस थे एक टाइम पे। उसकी भी एक कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी सुनाऊंगी मैं। और वो 2 साल के थे बच्चे, और जब वो ड्राइवर के साथ उन तीनों बच्चों को लेके जा रहे थे तो बच्चे कुछ आपस में गिब्रिश सी लैंग्वेज बोल रहे थे। तो उन्होंने पूछा ड्राइवर से कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। उसने कहा कोई भाषा नहीं है, ये कोई भाषा ही नहीं है, ये बच्चे आपस में ही कम्युनिकेट करने का इन्होंने एक तरीका निकाल लिया है, कोई लैंग्वेज नहीं बोल रहे थे वो। अब इसके ऊपर वहाँ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर चार्ल्स नेल्सन, बॉस्टन हॉस्पिटल में अमेरिका में, उन्होंने रिसर्च करी इस चीज़ के ऊपर कि ये जो अर्ली शुरू की अपब्रिंगिंग होती है इसका बच्चों के डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है, या जो बच्चे अनाथ आश्रम में पढ़ते हैं या बिना माँ बाप के पलते हैं उनमें और नॉर्मल बच्चों में क्या अंतर होता है। तो इन्होंने 1999 में ऑलमोस्ट अब से 23 साल पहले जब रोमानिया में उन्होंने जाके वो ऑर्फनेजेस या वो जो अनाथ आश्रम विजिट किए तो वो एकदम हैरान रह गए, हॉरिफाइड हो गए, मतलब घबरा गए देख के। वहाँ पे रोमानिया में क्या था, 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों के लिए एक केयर टेकर था। बच्चों को जैसे रोबोट को नहीं सुलाते, सबको क्रिब में पालने में लिटा दिया, 15 के 15 को 40 पे एक साथ 15 के 15 को बिठा दिया, सेम हेयर कट करा, और जो उनका केयर टेकर था उसको बोल दिया गया जितना भी रोएं उठाना नहीं है, छूना नहीं है, क्योंकि अगर तुम उठाओगे छूओगे तो फिर वो और रोएंगे और हमारे पास इतने लोग हैं नहीं केयर करने के लिए। तो रोबोट की तरीके से सब बच्चों को उन लोगों ने ट्रीट किया। अब इसको फिर डॉक्टर जो नेल्सन थे, चार्ल्स नेल्सन, उन्होंने फिर इन बच्चों को स्टडी किया, इनमें और नॉर्मल बच्चों में क्या अंतर पाया। उन्होंने फिर इस चीज़ को प्रॉपर्ली स्टडी किया। अब ये वो बच्चे थे जिनको बचपन में प्यार नहीं मिला, केयर नहीं मिली, किसी ने उठाया नहीं गोद में, सिंपैथी नहीं मिली। तो उन्होंने एक फिनोमिना देखा जो इन बच्चों में था, जो नॉर्मल बच्चों में नहीं होता। उन्होंने कहा, डॉक्टर चार्ल्स नेल्सन ने, कि हमने जब स्टडी किया इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करके तो देखा इन लोगों में, इन बच्चों में एक फिनोमिना, एक वो मिला प्रोसेस जिसको उन्होंने बोला इनडिस्क्रिमिनेट फ्रेंडलीनेस। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब जब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, मतलब मैं अगर तुमको 4 लड्डू दे रही हूँ तो इसको भी 4 लड्डू दे रही हूँ, तो मतलब मैं तुम दोनों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही।
अब तुम तीनों हो तो तुम तीनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो ऐसे बच्चे ना ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडली थे। जैसे डॉक्टर चार्ल्स नेल्सन ने कहा, जब हम कमरे में गए तो वो बच्चे आए, उनकी गोद में बैठने लगे, उनके साथ खेलने लगे, हाथ पकड़ के बाहर जाने को तैयार हो गए। तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, ये ऐसा लगता है कि बड़े फ्रेंडली बच्चे हैं, बट ये फ्रेंडली नहीं थे। ये इनका कोपिंग मैकेनिज्म था बच्चों का। उन्होंने कहा ये बच्चे जो हैं, इनके साथ बाद में बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं, अटैचमेंट इश्यूज़ आते हैं, ये लोग किसी से भी अटैच होने में डरते हैं। तो ये जो इनडिस्क्रिमिनेट फ्रेंडलीनेस थी, ये खतरनाक थी इनके बिहेवियर में। ये इन्होंने एक स्पेशल तरीके का बिहेवियर देखा इन बच्चों के अंदर। किसी से भी अटैच होने में डरेंगे बाद में आकर के, मतलब देखा नहीं है, जैसे लोग रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन वो कहते हैं हम साथ रहेंगे लेकिन हम कमिट नहीं करेंगे, कमिटमेंट इश्यूज़। किसी के साथ जल्दी अटैच नहीं हो पाएंगे, अटैचमेंट इश्यूज़ इसको बोलते हैं। नॉर्मली कोई आपको प्यार करता है तो आप उसे प्यार करते हो, अब आप ले रहे हो लेकिन आप वापस दे नहीं पा रहे हो, तो इन द सेंस आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं डेवलप हो पा रहे हैं। सो ये जो बचपन की इनडिस्क्रिमिनेट फ्रेंडलीनेस उन्होंने देखी, उन्होंने देखा बाद में बहुत मुश्किल आती है ऐसे बच्चों को, अटैचमेंट इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, साथ में नहीं रह पाते, फ्रेंड्स के ग्रुप में नहीं रह पाते, हॉस्टल्स में नहीं रह पाते, इन द सेंस दे आर नॉट नॉर्मल। आप सोसाइटी में फिट इन होते हो ना, आपके एक नॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो नहीं बन पाते फिर इन बच्चों के। तो उन्होंने बताया कि ये इनडिस्क्रिमिनेट फ्रेंडलीनेस बाद में अटैचमेंट इश्यूज़ की तरीके से निकल के आई। उन्होंने और भी तरीके से इन बच्चों को टेस्ट किया नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में। तो जो नॉर्मल बच्चों की IQ होती है वो अराउंड 100 होती है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो नापते हैं ना पैरामीटर से, इन बच्चों की हार्डली 60-70 थी IQ। उन्होंने देखा लैंग्वेज ये लोग कोई भी पिकअप नहीं कर पा रहे, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, बोल नहीं पाते जल्दी, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। थर्ड उन्होंने देखा कि जब उन्होंने EEG, एक मशीन है ना हमारे यहाँ भी है नीचे, EEG मशीन, EEG करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स तार लगा देते हैं ब्रेन में और फिर ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करते हैं, हमारे ब्रेन में कैसे एक्टिविटी हो रही है। तो जब इन बच्चों को EEG करा तो पता चला कि इनके EEG में ब्रेन भी इनका कम एक्टिव था, इनके ब्रेन के सिग्नल्स भी बहुत कम थे, वीक थे सिग्नल्स। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शुरू में 2 साल 3 साल जब तक बच्चों की ग्रोथ हो रही है, उस समय उनको बहुत ज़्यादा प्यार, अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग। और आजकल इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों में ये देखने को मिल रहा है कि एक बीमारी है, US में तो बहुत कॉमन हो गई, ऑटिज्म है ना, बात नहीं करते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उसमें यही होता है कि जब से मोबाइल फ़ोन्स आए हैं, कहते हैं कि जो मदर्स हैं वो बच्चों को ध्यान और अटेंशन नहीं दे पाती, बिकॉज दे आर बिजी विद देयर मोबाइल्स। बच्चे को फीड करा रही है तो भी अपना मोबाइल चला रही है, बच्चों से बात नहीं कर पाती हैं तो बच्चे बोलना नहीं सीखते हैं, उनको वो स्टिमुलेशन नहीं मिल रही है शुरू के एजेस में जो मिलनी चाहिए, एंड दैट इज़ वॉट विच इज़ लीडिंग टू ऑटिज्म। और ये सब जो बीमारियाँ हैं बच्चों में, ये एक्चुअली में आ रही हैं, इसको प्रैक्टिकली देखा गया है। एक चीज़ उन्होंने देखी, अगर बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट से हटा के अच्छे घरों में डाल दिया जाता है जहाँ उन्हें लविंग पेरेंट्स मिल जाते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कोप अप भी कर पाते हैं, मतलब अडेप्ट कर जाते हैं फिर नए एनवायरनमेंट में। और जितनी जल्दी, अगर 2 साल से पहले उनको हटा दिया जाता है तो उनकी रिकवरी भी बहुत फास्ट और क्विक होती है। और 2 साल के बाद थोड़ा टाइम लगता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट धीरे धीरे वो अगर लविंग एनवायरनमेंट में जाते हैं तो फिर वो उनका बिहेवियर और नेचर चेंज हो जाता है। तो मेन यही था कि ह्यूमन ब्रेन, जो बेबी ब्रेन होता है, जैसे हम लोग एज ए ह्यूमन बींग्स पैदा होते हैं, तो एक लविंग एनवायरनमेंट, एक नर्चर वाला एनवायरनमेंट और उन सब की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश की थी। और हम लोग बेसिकली क्या हैं, हमको जो बाहर से स्टिमुलेशन मिलती है हम वो हैं, हम किस तरीके से, हमें किसने पाला है, हमको कैसा शुरू का एनवायरनमेंट दिया है, हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें डाली हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा पार्ट बन गई हैं और वो डिफ़ाइन करती हैं हु वी आर राइट नाउ। ये सब हम लोग हैं क्या, हम लोग बेसिकली अपने पास्ट का ही तो एक्यूमुलेशन है। हमने क्या जिया है, हमने क्या सुना है, हमने क्या सोच समझा है, क्या हमें सिखाया गया है, सो वही सब चीज़ें। और हम हैं क्या, अगर हम आपसे डिफ़ाइन करें कि हम क्या हैं, तो बेसिकली हम यही तो सब चीज़ें इकट्ठा करके अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा टीनेज ब्रेन के बारे में बात करेंगे, जो कि शिरीष का ब्रेन है इस टाइम पे। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे जब मैंने पढ़ा था। हाँ, हमने पढ़ा था टीनेज ब्रेन 25 इयर्स तक का रहता है। हाँ, इसने ये बताया, पहले ये मानते थे कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो मोस्टली
बचपन के एंड के साथ ख़त्म हो जाता है। अब जो रीसेंट स्टडीज़ आई हैं उन्होंने बताया है ब्रेन का डेवलपमेंट 25 ईयर्स तक चलता है। और ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है, जो एडल्ट का ब्रेन है और टीनेज का ब्रेन है उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसको बताने के लिए स्पेशली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या होता है बड़ों में और बच्चों में क्या डिफरेंस है, बच्चों में क्या डिफरेंस होता है और बड़ों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ, मैं हूँ कुछ, ये वाला सेंस ऑफ आई वाला जो है, ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये बढ़ने लगती है जब हम बड़े होते हैं। बच्चे नहीं होते सेल्फ कॉन्शियस, बच्चे उल्टी पुल्टी हरकत करेंगे, पार्क में कलाबाजी खाएंगे, सब कुछ, बड़ा नहीं करेगा। क्यों? बड़े के अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ आ गया, लोग मेरे बारे में लोग देख रहे हैं, हम कॉन्शियस हो गए, हम कॉन्शियस हो गए अपने बारे में, अपने सेल्फ के बारे में कॉन्शियस हो गए। तो इसको हमने टर्म दिया सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम अपने बारे में कॉन्शियस हैं, हम लोग हमें देख रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं और बड़ों में ये जो आई है या जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इसी का डिफरेंस होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया देखने के लिए कि एडल्ट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं किसी सोशल सिचुएशन को और टीनेज ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे सेंसर्स लगा दिए। ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, हम इमोशनली जब डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी स्किन जो है अलग तरीके से रिएक्ट करती है, ज़्यादा स्वेट निकलता है। और जो लोग झूठ बोलते हैं, लाई डिटेक्टर नहीं होता, एक मशीन होती है जिसे कहते हैं झूठ पकड़ने की मशीन, तो वो लाई डिटेक्टर्स भी ऐसा होता है, हमारी स्किन पे हम ज़्यादा स्वेट करते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो वो झूठ जब हम बोलते हैं तब वो पकड़ लेती हैं चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे डिटेक्टर्स लगा दिए स्किन पे, और एडल्ट्स को, वो नहीं होता दुकान में बाहर जो डिस्प्ले होता है वहाँ पे कुछ एडल्ट्स को बिठाया और कुछ टीनेज बच्चों को बिठाया, और एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि आते जाते लोग सब उन्हें झांकेंगे खिड़की में से। कोई बैठा है, तुम बैठे हो खिड़की में और कोई आते जाते तुम्हें देख रहा है, कितना कॉन्शियसनेस होगा, कितना अजीब लगेगा। तो देखा गया कि जो एडल्ट्स थे उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर आते जाते लोग उनको गॉक कर रहे हैं या झांक रहे हैं, ताका झाके। लेकिन जो टीनेज बच्चे थे उनका इतना भयंकर स्वेटिंग और इतना ज़्यादा सिग्नल्स गए उस एक्सपेरिमेंट में, दिस मीन्स उनका दिमाग जो है ओवरड्राइव में चला गया, हाइपर हो गया उनका दिमाग, कॉन्शियस हो गए। तो पता चला जो टीनेज होते हैं वो सोशली बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, सोशल सिचुएशंस में उनका सेंस ऑफ सेल्फ अभी बन रहा होता है। लेकिन क्या होता है ना, दिमाग इस तरीके से डेवलप हो रहा होता है, ये हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो आगे का ब्रेन है, फ्रंट मतलब फ्रंटल कॉर्टेक्स ये ब्रेन का हिस्सा होता है। इसके आगे एक और नया हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, जब बच्चे बचपन से टीनेज में जाते हैं, वो जो प्यूबर्टी शुरू होती है, आवाज़ बदलनी शुरू होती है और चेंजेस होते हैं फीमेल मेल बॉडी में, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, वो काफ़ी बन जाता है। फिर उसके बाद अगले 10 साल तक धीरे धीरे उसमें प्रूनिंग होती है, उसके कनेक्शंस कट कट के रिफाइन होता है एक तरह से। तो उनके अंदर 2 एरियाज़ उनके ब्रेन में बताए हैं कि एक तो एडल्ट के जैसे ही ब्रेन में एरिया है, और एक ब्रेन में एरिया का नाम बताया जिसका नाम था प्लेजर सीकिंग एरिया। तो क्या होता है, टीन वाले ब्रेन में इस वाले एरिया की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो डिसीजन मेकिंग वाला एरिया होता है वो सेम होता है एडल्ट्स की तरह। तो कैलकुलेट करना, चीज़ों को समझना, एनालिटिकली ध्यान से सोचना, वो तो एडल्ट जितना है, लेकिन जो मज़ा वाला पोर्शन है, प्लेजर वाला, उसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए टीनेज बच्चे सोशल सिचुएशंस में रिस्क ज़्यादा लेते हैं, सेक्स वाली पिक्चर्स भेजेंगे, ड्राइविंग मचाएंगे, सिगरेट पिएंगे, ज़्यादा रिस्क लेते हैं, बिकॉज उनका प्लेजर और रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा होता है। एंड इट इज़ बिकॉज फिजिकल लेवल पे उनके ब्रेन में इस टाइम चेंजेस हो रहे होते हैं, गलती नहीं होती है उनकी, उनका ब्रेन ही ऐसा डेवलप हो रहा होता है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम कुछ चीज़ों को जानते होते हैं, जैसे मुझे पता है कि एक्चुअली मेरे फिजिकल ब्रेन में चेंज हो रहे हैं, तो फिर हम हाइपर होने की बजाय उस चीज़ को ज़्यादा आराम से, सावधानी से सुन के एनालाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने देखा कि सोशल सिचुएशंस टीनेज बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक, इसीलिए मम्मी ने अगर दोस्तों के सामने डांट दिया, इतना बुरा लगता है कि जाके बच्चों को लगता है कि हम मर जाएं, हम कुछ कर लें, हम घर छोड़ के चले जाएं। कहाँ से आया इतना ज़्यादा? सोशल सिचुएशंस में हाइपर हो गया ब्रेन, एक्चुअली हाइपर हो गया, क्योंकि वो ब्रेन जो है इस टाइम ऐसा डेवलप हो रहा है, उसके कनेक्शंस अभी बन रहे हैं, और वो ब्रेन का स्पेशल पार्ट जो है, जो कॉन्शियस वाला हो जाता है सोशल सिचुएशन, वो एक्चुअली में बहुत एक्टिव है, वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, एडल्ट ब्रेन से ज़्यादा काम कर रहा है।
इसीलिए बच्चे जो है रिस्क टेकिंग ज़्यादा करते हैं, सोशली ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। जब बच्चों को, टीनेज बच्चों को उसमें बिठाया गया डिस्प्ले वाले में, उनको भयंकर स्वेटिंग हो रही थी। जितना एडल्ट्स को कॉन्शियसनेस हो रही थी, उनसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस टीनेज बच्चों को हो रही थी। सो ये एक नॉर्मल से चेंजेस हैं। उसने बताया कैसे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्या एनवायरनमेंट चाहिए, टीनेज बच्चों को आपको समझना होगा क्या एनवायरनमेंट चाहिए, और फिर धीरे 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 जब ये बड़े होते हैं तब इनके कनेक्शंस जो हैं, जो यूज़ होते हैं कनेक्शंस। एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसने ब्रेन के बारे में ये भी बताई कि हम लोग जिन कनेक्शंस को यूज़ करते हैं, ये ऐसा है, जंगल है, जंगल में आप जिस रास्ते से जाओगे वो रास्ता कार्व हो जाएगा, और जो रास्ते से नहीं जाओगे वहाँ झाड़ उग जाएंगे। तो आप जो भी करते हो वो आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। वो ऐसा है कि आपके जंगल में एक रास्ता बन जाएगा, तो अगर आपने गलत रास्ता पकड़ लिया तो वही फॉरेस्ट में वही क्लियर कट होगा, जो अच्छा वाला रास्ता है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए इस समय पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा रोल आता है, माँ बाप का बहुत ज़्यादा रोल आता है, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है संभाल के रखने वाला होता है, पेरेंट्स के लिए भी। क्योंकि अगर उस टाइम गलत चीज़ों की नींव पड़ गई तो वो ऐसा है कि वो वाले कनेक्शन स्ट्रांग होते चले जाएंगे। रिस्क टेकिंग तो है ही, एनालिटिकल ब्रेन अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा, प्लेजर वाला एरिया ज़्यादा काम कर रहा है, और कनेक्शंस जो उस टाइम बन जाएंगे वही ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे आगे लाइफ में। इसलिए ये बड़ा रिस्की पीरियड होता है, इवन टीनेज बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। इस चीज़ को मतलब मैंने जब पढ़ा इसको तो मुझे लगा कि वाकई में उस समय जो पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं या डांटते हैं या कहते हैं या समझाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल आता है बच्चों की लाइफ में। और ये जो स्पेशली हम कह रहे थे ना, एक एरिया जो अपने बारे में सोचता है, सेल्फ के बारे में, ये मीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सब एक्चुअली मेडिकल के टर्म्स हैं। मुझे इंटरेस्टिंग लगा था पढ़ने में, क्योंकि मेडिकल में हम लोग पढ़ते थे लेकिन मुझे पता नहीं था एक्चुअल लाइफ में इनका क्या रोल आता है। तो इसके बारे में उसने बताया कि टीनेज बच्चों में ये मीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जब एमआरआई करते हैं ना, और काफ़ी बार कलर कोडिंग करते हैं, तो जब आप एमआरआई की मशीन में डालते हो, एक नई मशीन आई है फंक्शनल एमआरआई, तो ब्रेन के वो हिस्से लाइट अप होते हैं स्क्रीन पे जिसमें एक्टिविटी हो रही होती है। तो वो लोग एक्चुअली में जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हाँ देख पाते हैं कौन सा एरिया है जो चमकने लगा है इस टाइम। अगर वो खतरनाक पिक्चर्स दिखाएंगे, प्लेजर वाली पिक्चर्स दिखाएंगे और इस तरह से, तो वो एरिया एक्चुअली स्क्रीन पे लाइट होने लगते हैं, वो एरियाज वो एक्चुअली में जलने लगता है। यू कैन सी कि ब्रेन के इस एरिया में इस टाइम एक्टिविटी हो रही है, अगर इमोशनली ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है तो जो हमारे रिएक्शंस हैं, जो हम फील करते हैं, उनको हम एक्चुअली स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर साइंस होती है। अब हम एडल्ट ब्रेन में आएंगे। हमको लगता है कि एडल्ट ब्रेन हम हो गए, बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, तो अब हमारा ब्रेन चेंज नहीं होगा ना। ब्रेन को बोलते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक इन द सेंस आप ब्रेन के हाँ मोल्ड कर सकते हो, वो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन आप अपने ब्रेन को किस तरीके से यूज़ में ले रहे हो, उस यूसेज के हिसाब से चेंज होता है। कभी नोट किया है जो राइट हैंडेड लोग होते हैं उनके राइट हैंड में सारी ताकत होती है। क्यों? हम जिस तरीके से खाना खाते हैं बार बार उधर से ही खाना खाने का मन करता है। आप जिस चीज़ को यूज़ करते हो वो चीज़ आपकी स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर आप लेफ्ट हैंड को यूज़ करो तो धीरे धीरे लेफ्ट हैंड में भी ताकत आने लगेगी। तो इसी तरीके से ब्रेन भी बताया उसने कि जो ब्रेन है हमारा वो इवन एडल्ट्स में भी शेप होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा लोगों ने, जो न्यूरो साइंटिस्ट थे लंदन में। वहाँ पे क्या होता है, लंदन में जो कैब ड्राइवर्स होते हैं उनको लाइसेंस तब मिलता है जब वो एक एग्ज़ाम पास करते हैं, नॉलेज ऑफ लंदन। ऑलमोस्ट कई सालों तक उनको लंदन में 320 रूट हैं और उसमें से करीब 25,000 गलियाँ हैं और 20,000 लैंडमार्क हैं लंदन में। उनको वो सब मेमोराइज़ करना पड़ता है। रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे जब वो याद करते हैं जगहों के बारे में, रोड के बारे में, तब वहाँ पे कैब ड्राइवर होने का लाइसेंस मिलता है। तो न्यूरो साइंटिस्ट ने इन कैब ड्राइवर्स को स्टडी किया, लेडीज़ भी जेंट्स भी दोनों। तो इन्होंने देखा कि एक हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस, वो याद रखने से एसोसिएटेड है। मेमोरी जो है हमारे दिमाग में, जो भी मेमोरी नहीं होती, जो भी चीज़ें हम याद रखते हैं। तो उन्होंने देखा ये जब भी जो कैब ड्राइवर्स थे, जब उनके ब्रेन को स्टडी किया तो पता चला कि जो हिप्पोकैम्पस का पोस्टीरियर पार्ट था, पीछे का, वो डेवलप था ज़्यादा, वो बड़ा था, फिजिकली भी बड़ा था वो उन लोगों का, क्योंकि उनको इतना याद रखना पड़ता है। तो उन्होंने देखा, और जो कैब ड्राइवर्स थे जिन्होंने गाड़ी चलानी छोड़ दी थी, धीरे धीरे उनका हिस्सा छोटा हो गया था। और जो लोग अभी गाड़ी चला रहे थे, रोज़ यूज़ करते थे नॉलेज को, उनका वो हिस्सा फिजिकली भी बड़ा हो गया था ब्रेन का। पीछे से वो हिप्पोकैम्पस का जो पार्ट है ब्रेन का, वो पोस्टीरियर,
साइंटिस्ट ने स्टडी किया न्यूरोसाइंस में। उन्होंने देखा कि जब आप कोई चीज़ याद करते हो, मेमोराइज करते हो, तो वो जो मेमोरी से एसोसिएटेड आपका एरिया था वो एक्चुअली फिजिकली ग्रो कर गया। तो उन्होंने देखा कि जो भी चीज़ आप वो मेमोरी से ही एसोसिएटेड एरिया है। तो वो यही कह रहे थे कि ब्रेन जो है वो प्लास्टिक है, फिक्स्ड नहीं है। इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टीन जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उनका ब्रेन स्टडी किया गया तो बहुत कम लोग जानते थे। उनके ब्रेन को बहुत अच्छे से स्टडी किया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के। तो उनका जब ब्रेन का पूरा स्कैनिंग हुई, बहुत सारे तरीक़ों से उनका ब्रेन चेक किया गया, बिकॉज ही वॉज अ जीनियस, इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की हैं। तो उनके ब्रेन में एक स्पेशल हिस्सा था जो लेफ्ट साइड की फिंगर्स होती है ना, लेफ्ट फिंगर्स, उससे एसोसिएटेड था। उनके वो जो लेफ्ट फिंगर्स को ब्रेन का एरिया कंट्रोल करता है, वहाँ पे एक स्पेशल ओमेगा टाइप का साइन बना हुआ था। ओमेगा ऐसे करके ग्रीक सिग्नल होता है। हाँ, वो क्यों था? बिकॉज वो वायलिन बजाते थे। वायलिन बजाने में वो जो फिंगर्स यूज होती थी, उसकी वजह से उनके दिमाग में वो ओमेगा का ग्रूव बन गया था। सो साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं, आप हमको देखने में तो ऐसा लगता है, मोटा से अगर देखें कि सबका ब्रेन सेम है, नहीं। आप क्या करते हो, आप कहाँ से फैमिली से आए हो, आपका कल्चर क्या है, आपके फ्रेंड्स क्या हैं, आप क्या वर्क कर रहे हो, आप कौन सी मूवी देख रहे हो, आप किससे क्या बात कर रहे हो, इवन कॉन्वर्सेशन आप क्या कर रहे हो, इन सब का फुटप्रिंट, सबका इंप्रेशन हमारे ब्रेन में रहता है। आप रोज में क्या करते हो, आपका ब्रेन रोज शेप होता है, इवन एडल्ट ब्रेन। तो इवन आफ्टर आप 25 ईयर्स के हो जाते हैं, उसके बावजूद आपका ब्रेन जो है शेप चेंज करता है। स्पेशल इंप्रेशंस होते हैं। आपने क्या किया दिन भर में, आपने क्या काम किया, किससे बात की, कहाँ रहते हो, क्या खाया, एवरीथिंग लीव्स एन इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। तो हम ये कहते हैं ना कि मैं हूँ, अगर मैं ये बोलती हूँ मैं आज रिम्पी हूँ, या तुम बोलते हो कि तुम गरिमा हो, तो क्या है गरिमा? गरिमा जो दिन भर में क्या करती है, गरिमा जिसकी कॉन्वर्सेशंस क्या होती हैं, गरिमा जो क्या खाती है, कब उठती है, कब सोती है, क्या पढ़ती है, वॉटेवर, कौन सी मूवी देखती है, वॉटेवर यू डू मेक्स यू हु यू आर। एंड देर इज़ अ वे, इसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि जैसे कैब ड्राइवर्स थे, जो लोग अब कैब नहीं चलाते थे, उनका ब्रेन वापस श्रिंक हो गया। सो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी कॉन्शियस चॉइसेस। आपकी कॉन्शियस चॉइसेस आपको मोल्ड करती हैं एज अ पर्सन भी, और इवन फिजिकली आपका ब्रेन चेंज करती हैं। सो दैट वाज लाइक अ वेरी बिग डिस्कवरी जब मैंने इसको पढ़ा। तो इट्स ए लाइक वेरी बिग रेवलेशन अपने आप में, अगर आप देखो तो। और ये प्रूवन चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम किसी थियोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस इज़ ऑल जो कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके, स्कैनिंग करके प्रूव किया है। काफ़ी बार हमको पता नहीं होता कि हमारे ब्रेन में अगर कोई फिज़िकली कोई दिक्कत हो जाए, इसीलिए क्यों बोलते हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए। आपके दिमाग में बचपन में बच्चे गिर जाते हैं, बेड से गिर जाते हैं, सर लड़ जाता है, पता है हर चीज़ का असर पड़ता है ब्रेन पे। बच्चों की आईक्यू कम हो जाती है, जिनको सिर पे ज़्यादा चोटें लगती हैं, वो बच्चे बाद में चल के डल हो जाते हैं। इसलिए ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, खाली एक्सीडेंट्स में नहीं बोलते कि हेलमेट लगाओ, कहीं गिर रहे हो तो सिर बचाओ, बाकी बॉडी सब हील हो जाएगी। अगर सिर पे कहीं इंप्रेशंस आ गए, सब गड़बड़। एक रियल लाइफ स्टोरी, बिल्कुल असली स्टोरी के साथ ये वाला आज हम वीडियो एंड करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम था चार्ल्स विटमैन। अगस्त 1, 1966 चार्ल्स विटमैन ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में, उसकी ऑब्जर्वेशन डेक थी एक ऊंची हाइट पे, वहाँ की लिफ्ट ली, ऊपर गया, गन निकाली और सबको फायर करना शुरू कर दिया। 13 लोग मरे और 33 लोग घायल हुए। और उसके बाद विटमैन को पुलिस ने गोली मारी, तब जाके ये फायरिंग रुकी। उसके बाद पुलिस ने जाके देखा तो विटमैन ने एक दिन पहले जाके अपने घर पे अपनी माँ को और अपनी वाइफ को भी मार दिया था। और उसके बाद वहाँ पे उसने एक नोट लिख के छोड़ा था। उस नोट में क्या लिखा था कि आजकल मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है। और वो सिर्फ 25 साल का था उस टाइम पे, विटमैन, चार्ल्स विटमैन। उसने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, और नॉर्मली मैं बहुत एवरेज टाइप का आदमी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, और लेकिन बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं आजकल मुझे, और मैं उन ख्यालों को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता क्या हो रहा है। इसीलिए अगर मेरी डेथ हो जाती है तो प्लीज़ मेरा पोस्टमार्टम करें और कोशिश करें ये जानने की कि मेरे ब्रेन के साथ क्या वाकई में कोई प्रॉब्लम है, और वाकई में मेरे ब्रेन में कोई चेंज हुआ है क्या, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये उसने नोट लिख के छोड़ा था, और उसके बाद अगले दिन जाके उसने ये पूरी किलिंग्स की। तो विटमैन की रिक्वेस्ट पे
उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। जब विटमैन का ब्रेन खोला गया तो वहाँ पे पता चला कि उसको एक ब्रेन ट्यूमर था। उसका ब्रेन ट्यूमर था जो उसका एक एमिगडला, हमारा एक ब्रेन में स्पेशल पार्ट होता है एमिगडला, जो फियर और एग्रेशन के साथ एसोसिएटेड है, मतलब डर के साथ, और जो हम एग्रेसिव हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, एमिगडला से ये दोनों रिस्पॉन्सेस, वो जो इसके ब्रेन में एक ट्यूमर बना था एक सिक्के के बाजू, वो एमिगडले को प्रेस कर रहा था वो ट्यूमर, जिसकी वजह से उसने ये सारी सीन कॉज की। तो फिजिकली भी हमारे ब्रेन में क्या होता है, उससे भी हमारे एक्शंस और हमारी सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं। और ये जब पोस्टमार्टम किया गया तब ये पता चला कि वो जो ट्यूमर था, उस ट्यूमर की वजह से उसका बिहेवियर बदल गया था। हम एक तो ये होता है कि हम करते क्या हैं, दूसरा हमारे ब्रेन के साथ क्या होता है। इसीलिए आज का लेसन हम इस चीज़ के साथ एंड करेंगे कि बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर ब्रेन। साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, ऑलवेज ऑलवेज यूज ए हेलमेट। अपने सिर को बचाओ, कहीं भी चोट लगती है, गिरते हो। बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर हेड, बिकॉज दिस पार्ट, दिस हेड, यही तुम्हारी पूरी लाइफ गवर्न करता है ऑफ हु यू आर। वरना अदरवाइज अगर आपका ये ब्रेन काम करना बंद कर दे तो यू आर लाइक अ सिंपल पोटैटो सिटिंग ऑन अ काउच, और कुछ नहीं है तुम्हारी लाइफ में। इसीलिए जब बोला जाता है ना कि अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करो, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, योर ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसको बहुत ध्यान से तुम्हें संभाल के रखना है, अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को, इवन फिजिकली भी अपने ब्रेन को बचा के रखो। कहीं लड़ते हो, कहीं चोट लगती है, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर ब्रेन, बिकॉज इट गाइड्स योर होल लाइफ। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इससे गाइड होती है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करेंगे, बाकी कल और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।